जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 22 फरवरी 2024 को दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सीरीज़ है, 10वां वीडियो है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और इसके पहले की जो 9 वीडियोज़ हैं वो सारी देख जाइए। डेट्स आ चुकी हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूँ कि जो इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा और टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एरर का क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट नियर टर्म इम्पैक्ट्स ऑन रिन्यूएबल प्लांट्स दैट आर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड और अंडर कंस्ट्रक्शन में बीइंग फेल्ट थ्रू सप्लाई चेन्स। देखो इसमें क्या मिस्टेक है। राइट आंसर जिसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी पार्ट में मिस्टेक है, जो यहाँ पे बीइंग लिखा हुआ ना, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, दैट इज द मिस्टेक। सो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? द मोस्ट सिग्निफिकेंट नियर टर्म इम्पैक्ट्स ऑन रिन्यूएबल प्लांट्स दैट आर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड और अंडर कंस्ट्रक्शन मे बी फेल्ट थ्रू थ्रू सप्लाई चेन्स। ठीक है, तो बीइंग की जगह पे बी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द यहाँ पे निकालना है। Sentence is the primary goal of verbal communication is to use language to convey information clearly and concisely. Right answer is option A. Communication में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? यहाँ पे डबल एम होता है। ठीक है, सो कम्युनिकेशन में एक एम की जगह पे दो एम होगा, तब उसकी स्पेलिंग करेक्ट होगी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी अगेन ये एरर का क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, हर लेटेस्ट नॉवेल इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग स्टोरी इन कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, अर्निंग प्रेज फॉर इट्स इंट्रिकेट प्लॉट एंड वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो जिनका मैं मतलब बता दूं। पहली बात तो कैप्टिवेटिंग लिखा हुआ है। कैप्टिवेटिंग का अर्थ होता है किसी चीज का ध्यान आकर्षित करना या किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि दैट वाज वेरी कैप्टिवेटिंग स्टोरी, यानी कि वो ऐसी स्टोरी थी जिस स्टोरी ने हमारा ध्यान आकर्षित कर लिया था। दूसरा है इंट्रिकेट प्लॉट। इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड हो, मतलब हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसमें प्रेजेंट किया गया हो, उसको इंट्रिकेट बोलते हैं ना। जैसे इंट्रिकेट डिजाइन्स होती हैं, इंट्रिकेट पेंटिंग्स होती हैं। ठीक, तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। किस पार्ट में मिस्टेक है? राइट आंसर जो है वो यहाँ पे ऑप्शन ए में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग स्टोरी। जब भी ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ ऐसे सेंटेंसेस लिखे होते हैं तो वहां पे जो नाउन होगा वो प्लूरल यूज होता है। ठीक है, नाउन का जो यूज होता है वो प्लूरल होता है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग स्टोरी की जगह पे स्टोरीज होगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्यों होगा? जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि वन ऑफ द स्टोरीज, तो कई सारी स्टोरी होंगी, तभी तो उनमें से एक की बात की जा रही है ना। अगर एक ही स्टोरी होती तो वन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्टोरी का मतलब ही कुछ नहीं बनता। तो एक से ज्यादा चीजें हैं तभी उनमें से एक उठाई जा रही है, एंड दैट इज वाई वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग स्टोरीज यहाँ पे होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा सेंटेंस बताना जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। आईआईटी रुड़की हैज स्टेटेड 3 मेन फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स की स्पेलिंग गलत है, डी के बाद में आई लगेगा। ठीक, फिर आईआईटी रुड़की हैज स्टेटेड 3 मेन फाइंडिंग्स इन इट्स रिपोर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom या phrase। idiom का मतलब बताना है। idiom लिखा हुआ है to make merry। merry का मतलब होता है हैप्पी, खुश। जैसे हम बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, है ना। तो खुश करना, इसका अर्थ क्या होगा? टू फाइंड लूप होल्स, टू गेट मैरिड, या टू एंजॉय वन सेल्फ, या टू मेक एक्सक्यूजेस। बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू एंजॉय वन सेल्फ। ओके ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इंप्रूवमेंट का केस है। लिखा हुआ है फाइंड आउट हु इज द रियल एक्टर। अब इसकी जगह पे क्या हो सकता है? रियल एक्टर्स, रियल एक्टिंग, रियली एक्टर, या फिर नो इंप्रूवमेंट। सो अगर यहाँ पे इज लगा हुआ है तो ये सिंगुलर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल यानी कि एक्टर्स तो यूज होगा नहीं।
एंड दैट इज वाई इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज ओनली अ पार्शियल लिस्ट ऑफ द बुक्स आर नीडेड इन द लाइब्रेरी। ये सिर्फ उन बुक्स की एक पार्शियल लिस्ट है जो कि लाइब्रेरी में जरूरत है जिन पुस्तकों की। तो अब इसकी जगह पे क्या होगा, दैट्स, दैट, दोज, देयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो सही क्या हो जाएगा, दिस इज ओनली अ पार्शियल लिस्ट ऑफ द बुक्स दैट आर नीडेड इन द लाइब्रेरी। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस को आप हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं, और एंड में जब वीडियो एंड हो जाएगी तो आपको कमेंट बॉक्स में आपका जो भी स्कोर है वो आपको डालना है, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने मार्क्स आपके सही हुए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑपोजिट बताना है। सेंटेंस लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, है ना, इसका उल्टा क्या होगा, क्विक, लेजी, बोरिंग या फिर डेलिकेट। तो राइट आंसर डेलिकेट। डेलिकेट का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ होता है नाजुक। अगला प्रश्न है, इसमें इडियम या फ्रेज कौन सा यूज किया जा सकता है इस सेंटेंस के बदले में। तो लिखा हुआ है इट्स नो यूज वरीइंग अबाउट द पास्ट मिसहैप्स। अच्छा, मिसहैप्स क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स, है ना, जो दुर्घटनाएं होती हैं। सो इट्स नो यूज वरीइंग अबाउट द पास्ट मिसहैप्स। इसका कहने का मतलब है कि जो बीत चुका है, जो गलतियां पास्ट में हो चुकी हैं, अब उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसके। तो क्या सही आंसर हो सकता है, ऑप्शन ए स्पिल द बीन्स, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, या फिर बैक टू द ग्राइंड। क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पहले का क्या मतलब है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है बीन्स को ऐसे छितरा देना, यानी कि कोई राज था जिसको उजागर कर देना। ठीक है, किसी का भेद खोलना, उसके लिए यूज होता है स्पिल द बीन्स। फिर ऑफ द रॉन्ग फुट क्या होता है, ऑफ द रॉन्ग फुट का मतलब होता है किसी रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरीके से शुरुआत करना। फिर बैक टू द ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है सिंपली, देखो, एक तो वो ग्राइंड होता है जो बहुत पतले, मतलब उस किसी चीज़ को पीसा जाता है तो उसको ग्राइंड बोलते हैं। ग्राइंड का एक और भी मतलब होता है जिसको कहते हैं फिर से काम पे जाना। जैसे हम बोलते हैं ना बैक टू द ग्राइंड, यानी कि वापस दोबारा एक छोटा सा ब्रेक लिया था और दोबारा काम पे लग रहे हैं, तो उसको बैक टू द ग्राइंड बोलते हैं। अब आपने वो गाना सुना होगा ना कि तू करती रहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, ऐसा कुछ। तो उसको वहाँ से याद कर सकते हो कि तुम काम करते रहते हो और मैं बस मस्ती में बैठा हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड मिल्क यानी कि दूध बह चुका है। अब दूध तो बह चुका, उस पर रोने का क्या क्या फायदा है ना। जो बह चुका उसको दोबारा से ऐसे हथेली में लपेट के तो डाल नहीं सकते हो, तो जो बह चुका उस पर कोई क्या रोना। तो वही मतलब लिखा हुआ है कि देयर इज नो यूज ऑफ वरीइंग अबाउट द पास्ट मिसहैप्स। क्वेश्चन नंबर 10, इडियम लिखा हुआ है, इसका मतलब बताना है टू हिट और मिस द मार्क। अब इसका क्या अर्थ होगा, मार्क मतलब कोई एक जगह है, उसको या तो हिट करना है या उसको मिस कर देना। मान लो कोई आर्चर है, कोई तीरंदाज है और वो तीर मार रहा है, तो या तो उस पर हिट करेगा या फिर उस मार्क को मिस कर देगा। तो इसका क्या मतलब हो सकता है, टू सक्सीड और फेल इन एन अटेम्प्ट। बिल्कुल, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, एरर का क्वेश्चन है, द मसल्स ऑन हिज चेस्ट एंड आर्म्स वाज नॉट वेल डिफाइंड। बहुत बेसिक सी मिस्टेक है इसमें, लिखा हुआ है मसल्स ऑन हिज चेस्ट। तो मसल्स क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल है मसल्स भी और आर्म्स पे, यानी कि उसके चेस्ट और आर्म्स वाली जो मसल्स हैं, यानी कि प्लूरल लिखा हुआ है मसल्स। अगर सिंगुलर होता तो मसल होता, प्लूरल है तो मसल्स है। तो यहाँ पे वॉज लगा हुआ है जो कि सिंगुलर के लिए यूज होता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, वर का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि मसल्स प्लूरल होता है। ठीक है, तो किस पार्ट में मिस्टेक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इसका एंटोनिम बताना है कैपिटल का। देखो, कैपिटल का दो मतलब होता है, एक तो कैपिटल हो गया जो राजधानी होता है, एक कैपिटल होता है जिसको पूंजी बोलते हैं, है ना, पैसा। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो सकता है, रेगुलर, फंडामेंटल, प्रिंसिपल या एक्स्ट्रा। तो जाहिर सी बात है पूंजी या पैसे का तो कोई इसमें रोल दिख नहीं रहा है। कैपिटल होती है राजधानी। राजधानी कैसे होती है, कोई एक देश है, अगर उसकी राजधानी के बारे में बात करेंगे, तो जो उसका सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो कैपिटल में ही होती है ना। अब इसका उल्टा क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्स्ट्रा। यानी कि कैपिटल है जहाँ पे सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्स्ट्रा क्या होता है, जो बच खुद जाता है
उसको बाहर एक्स्ट्रा के तरीके से मान लिया जाता है। तो कैपिटल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, सिनोनिम बताना है इसका। सो वी कैन नॉट ऑलवेज फॉलो इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली, समटाइम्स वी नीड टू इनकॉर्पोरेट आवर ओन आइडियाज। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है अपने में मिला लेना। इससे मिलता जुलता शब्द क्या होगा इसका सिनोनिम? एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर कर देना। इंटीग्रेट पार्ट या सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलग कर देना, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का भी मतलब होता है मिला लेना। सो दिस इज द सिनोनिम ऑफ इनकॉर्पोरेट। क्वेश्चन नंबर 14 फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, कैन यू मी अ फेवर दिस लास्ट टाइम, कि क्या एक आखिरी बार मुझे एक मेरी मदद कर सकते हो, एक फेवर कर सकते हो मेरे लिए। तो इसके लिए बहुत बेसिक सा सेंस है, डू। बोलते हैं ना, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज, तो ना तो लैंड होगा, ना मेक होगा, ना हैव होगा। लैंड का मतलब होता है उधार देना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, इंप्रूवमेंट करना है। द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस वाज अनएक्सपेक्टेड। तो जो चेंजेस थे उनके इफेक्ट जो थे वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, इफेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है और सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। देयर इज नो नीड ऑफ इंप्रूवमेंट इन दिस सेंटेंस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 जो है वो पैराग्राफ का क्वेश्चन है। सो पैराग्राफ पढ़ते हैं, दिस रूम वॉज चिल बिकॉज इट हैड अ फायर। तो यहाँ पे लिख रखा है कि फायर, और यहाँ पे रूम का बात कर रहा है कि रूम चिल है। तो फायर कब, फायर किस कंडीशन में होगी कि रूम चिल होगा? जाहिर सी बात है उसकी एब्सेंस में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। सो दिस रूम वॉज चिल बिकॉज इट सेल्डम हैड अ फायर, यानी कि इसमें कभी कभी आग रखी जाती थी। इट वॉज साइलेंट बिकॉज काफी साइलेंस था उस रूम में, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 17 में देखें, सो इट वॉज साइलेंट बिकॉज रिमोट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिमोट क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं रिमोट विलेजेस, तो रिमोट विलेजेस कौन से होता है? जो कि मेन एरिया से दूर के विलेजेस होते हैं, है ना। और जो टीवी या किसी भी चीज़ का रिमोट इस्तेमाल किया जाता है तो वो दूर से ही इस्तेमाल किया जाता है ना। सो रिमोट इज द राइट आंसर, जो कि यहाँ पे होगा। तो ये साइलेंट इसलिए था क्योंकि ये रिमोट था फ्रॉम नर्सरी एंड किचन। जो किचन और नर्सरी थी उससे दूर पे रहता था, इसलिए यहाँ पे काफ़ी शांति हुआ करती थी। सोलेम, सोलेम का मतलब होता है वेरी सीरियस या सिंसियर, है ना, बहुत शांत गंभीर। सो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, सोलेम इट वॉज नोन टू बी सो सेल्डम एंटर्ड। सोलेम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एज। तो ये एज इट वॉज, सोलेम एज इट वॉज नोन टू बी सो सेल्डम एंटर्ड। तो ये काफ़ी यानी वेरी सीरियस इट वॉज, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम ही लोग, कभी कभी ही लोग यहाँ पे आते थे, इसलिए यहाँ पे इतनी शांति हुआ करती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, द alone came here on Saturdays only to wipe from the mirrors and the furniture a week's quite dust। तो कभी कभी वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैटरडेज को ही सिर्फ आता था। कौन? और वो क्या करता था? मिरर्स को साफ करता था और एक हफ्ते की जो डस्ट जमा हुई होती थी फर्नीचर पे उसको साफ करता था। तो वो काम करने कौन आएगा? डस्ट साफ करने, मिरर साफ करने कौन आएगा? इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर, प्लम्बर या फिर हाउसमेड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हाउसमेड। So the housemaid alone came here on Saturdays only to wipe from the mirrors and the furniture a week's quite dust. And Mrs. Reed, last question पे अगर देखो क्वेश्चन नंबर 20, so and Mrs. Reed at far intervals visited it to review its contents. So Mrs. Reed आती थी, oneself, ourselves, themselves या फिर herself। तो Mrs. लिखा हुआ है तो Mrs. फीमेल है और फीमेल के लिए herself का इस्तेमाल होता है स्वयं के लिए। So right answer is option D. So Mrs. Reed herself at far intervals visited it to review its contents. So these were important 20 questions. I hope you liked it. See you in the next video. Till then, take care. Jai Hind.